जरा सोचिए, कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर कंप्यूटिंग मार्केट पर एक छत्र राज है। मतलब हर कोई उसी के हार्डवेयर पर टिका है। हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की, और चीन के मार्केट में उनके पिछले अनुमानित मार्केट शेयर की 90%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये तो एकदम एकाधिकार यानी किसी मोनोपोली जैसा था। लेकिन क्या हो अगर रातों रात वो 90% गिरकर सीधा 0% हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल शून्य, जीरो। आज की जियोपॉलिटिकल बिसात पर दाव कितने ऊंचे हैं, ये नंबर उसका सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सबूत है। एक ही झटके में मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी पूरी तरह बाहर हो गया। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की ये दो टूक स्वीकारोक्ति असल में पूरी कहानी बयां करती है। ये सिर्फ एक कंपनी के नुकसान की बात नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर की दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। हार्डवेयर तक पहुंच में इस कटौती ने दुनिया को एक नए ही युग में धकेल दिया है। तो इस नए सिलिकॉन विभाजन पर आधारित आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इन बेहतरीन स्रोतों के जरिए इस एक्शन और रिएक्शन वाले ग्लोबल टेक वॉर को डिकोड करेंगे। कैसे ये छोटी सी सिलिकॉन चिप्स और मिनरल्स दुनिया को दो साफ हिस्सों में बांट रहे हैं, चलिए गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। नया सिलिकॉन विभाजन, चीन का 70% का टारगेट, सेमीकंडक्टर गैप को पाटना, पैक्स सिलिका गठबंधन, भारत का रणनीतिक संतुलन और अंत में हम देखेंगे फ्रेंडशोरिंग का भविष्य। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस नए सिलिकॉन विभाजन से, जो हमारी दुनिया को एक द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर टेक वर्ल्ड में बदल रहा है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी सप्लाई चेन अचानक से नहीं टूटी, ये नीतिगत फैसलों का नतीजा था। अमेरिकी एक्सपोर्ट बैन ने धीरे धीरे शिकंजा कसा। उन्होंने H200 जैसी एडवांस चिप्स की सप्लाई को रोक दिया, जिससे अमेरिकी कंपनियां चीन के मार्केट से बाहर हो गईं। एनवीडिया ने नियमों के हिसाब से H20 चिप भी बनाई, लेकिन बाद में उस पर भी लाइसेंस की शर्त लग गई। मतलब शिपमेंट के लाइसेंस होने के बावजूद भी माल बॉर्डर पर ही रुका रहा। और इसी रोक ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया और पूरे इन्वेस्टमेंट की दिशा ही बदल दी। लेकिन आप जानते हैं ना, जब किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इस बेदखली ने चीन के अंदर घरेलू विकल्पों को जबरदस्त उछाल दिया है। अनुमान है कि 2026 तक हुआवे का एआई चिप रेवेन्यू 60% बढ़कर $12 बिलियन तक पहुंच जाएगा। जी हां, $12 बिलियन। इसके अलावा कैम्ब्रिकॉन जैसी कंपनियों का मुनाफा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इसी के साथ चीन एक बहुत ही आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। उनका 70% का टारगेट, जो सीधे वेफर के उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब ये वेफर क्या है? चीन की जवाबी कार्रवाई सिर्फ एडवांस्ड चिप्स तक सीमित नहीं है। उनका फोकस एकदम बेस मटेरियल पर है, सिलिकॉन वेफर। ये वो बुनियादी सामग्री है जिस पर लगभग हर चिप बनती है। चीन का एक आंतरिक निर्देश है कि 2026 के अंत तक उनके चिप मेकर्स जो भी सिलिकॉन वेफर इस्तेमाल करेंगे, उसका 70% उन्हें अपने ही देश से लेना होगा। दिलचस्प बात यह है कि SMIC और BOE टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी चीनी कंपनियां अभी से अपने सप्लायर्स के लिए ये नियम लागू कर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2020 में ग्लोबल 12 इंच वेफर मार्केट में चीन का शेयर सिर्फ 3% था, लेकिन 2025 में ये 28% और 2026 तक 32% होने की उम्मीद है। शियान एस्विन मटेरियल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम $40 प्रति वेफर से भी कम कीमत पर अपने उत्पाद बाजार में उतार रही हैं। तो क्या चीन सच में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रहा है? आइए इस सेमीकंडक्टर गैप को निष्पक्ष होकर देखते हैं और समझते हैं कि सफलताएं क्या हैं और रुकावटें कहां हैं। देखिए, एक निष्पक्ष आकलन से पता चलता है कि कुछ मोर्चों पर चीन की प्रगति बिल्कुल असली है। सिलिकॉन वेफर, पुराने मॉडल के उपकरण और फोटोरेसिस्ट के कमर्शियल उत्पादन में वो तेजी से आगे बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अभी भी एडवांस्ड लॉजिक फैब्रिकेशन और EUV लिथोग्राफी में है। सबसे आधुनिक 7 नैनोमीटर चिप्स के लिए वो अभी भी डच कंपनी ASML की मशीनों पर निर्भर हैं, जिन पर सख्त बैन लगे हैं। पूरी तरह से अपनी घरेलू EUV मशीन बनाने में उन्हें शायद 2030 तक का समय लग जाए। अब कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब चीन खुद को मजबूत कर रहा है, तो अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन आकार ले रहा है, पैक्स सिलिका गठबंधन। ये पैक्स सिलिका और फ्रेंडशोरिंग जैसे भारी भरकम शब्द असल में क्या है?
आसान भाषा में कहें तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब है अपना बिजनेस और सप्लाई चेन सिर्फ उन देशों तक सीमित रखना जिन पर आप राजनीतिक और आर्थिक रूप से भरोसा कर सकें। पैक्स सिलिका इसी सोच पर आधारित अमेरिका का एक बड़ा प्रयास है। इसका सीधा सा लक्ष्य है एआई और ज़रूरी खनिजों तक सुरक्षित पहुंच बनाए रखना और चीन पर अपनी निर्भरता कम करना। और इस गठबंधन का स्केल जबरदस्त है। इसमें अमेरिका लीड कर रहा है। नॉर्वे, जो इसका 15वां सदस्य बना है, अपने दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ फंड और महत्वपूर्ण खनिजों के साथ शामिल हुआ है। फिलीपींस ने मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए 4000 स्क्वायर फुट की औद्योगिक साइट दी है। वहीं जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी अपनी तकनीकी ताकत ला रहे हैं। मतलब हर कोई अपनी अपनी खूबी टेबल पर ला रहा है। ये एक बहुत बड़े लेवल का ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग है। अमेरिकी विदेश विभाग के जैकब हेलेनबर्ग के इस बयान से उनका इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, हमें सप्लाई चेन के हर हिस्से को ऐसे देशों के हाथों में देना होगा जो विश्वसनीय हों, ताकि हमारे कारखाने कभी विदेशी विरोधियों के बंधक न बने। अमेरिका और उसके सहयोगी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का एक एकदम नया और आक्रामक रूप है। अब इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहाँ खड़ा है? भारत का रणनीतिक संतुलन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। भारत इस गेम में एक प्रमुख स्विंग प्लेयर है। 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की सख्त जरूरत है। जरा टाइमलाइन देखिए। नवंबर 2025 में भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए $7.28 बिलियन की भारी भरकम रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम पास की। लेकिन जनवरी 2026 आते आते चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से भारत के ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा, और इसी वजह से अब भारत पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। भारत को बहुत ही संभल कर चलना होगा। अभी भारत अपने 80 से 90% रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए चीन पर निर्भर है। इस अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए पैक्स सिलिका बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन साथ ही भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी अपना स्वतंत्र स्टैंड खोने का भी डर है। वो किसी एक पश्चिमी गुट पर पूरी तरह निर्भर होकर अपनी गुट निरपेक्ष पहचान नहीं खोना चाहते। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम एक फ्रेंड शोरिंग भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से बटा हुआ होगा। इन सभी चीजों को देखकर ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अब उस दुनिया में नहीं रहे जहां तकनीक और कच्चा माल अलग अलग काम करते हैं। एआई में आगे निकलने की होड़ ने अब एडवांस्ड एल्गोरिथम को जमीन से निकलने वाले खनिजों और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अटूट रूप से जोड़ दिया है। नतीजा, अब दुनिया में एक ग्लोबल मार्केट नहीं रहा, बल्कि अलग अलग एक दूसरे से टक्कर लेने वाली समानांतर सप्लाई चेन बन गई हैं। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी। और अंत में ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ ये अलगाव भारी मात्रा में सरकारी फंडिंग को जन्म दे रहा है, जिससे शायद नई खोजें तेजी से हों, लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान और संसाधनों का दुनिया में इस तरह से दो तकनीकी खेमों में बंट जाना क्या अंततः हमारे सामूहिक मानवीय एआई इनोवेशन की रफ्तार को हमेशा के लिए धीमा कर देगा? इस ग्लोबल टेक डिवाइड के नतीजे क्या होंगे, ये तो बस वक्त ही बताएगा। इन बदलावों पर नजर बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।